अब मैं आपको एक ब्रीफ सा स्केच दूंगा जिसमें बताऊंगा कि जो सारे इरा हैं उनको किस तरह जहन में रखना है, किस तरह याद करना है। मैं आपको अपने लिहाज से आसान तरीन जो तरीका है इन सबको याद रखने का वो बताऊंगा। साथ साथ ये भी बता दूं, पिछले पार्ट में जो मैंने बताया है कबाइल, केल्ट्स और ये, इनके ऊपर अगर किसी ने कुछ देखना है कि वो लोग कैसे रहते थे, किस तरह रहते थे, तो o2tvseries.com एक वेबसाइट है जहाँ पर ड्रामा होते हैं। उस पे आप जाके ब्रिटानिया के नाम से एक ड्रामा होगा, वो सर्च कर लें, उसको आप में मिल जाएगा। ये यूट्यूब पे आप डॉक्यूमेंट्री भी देख लें। अच्छा जी, चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे याद करना है तमाम इरा को। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो सारे जो इरा हैं वो किसी न किसी ख़ानदान या किसी न किसी बादशाह को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके दौर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो राइटर उस दौर में रह रहे थे और उस दौर में लिख रहे थे। पुराने ज़माने में ये तो नहीं होता था कि 2019 है या 2020 है या कुछ है, तब तो बादशाह के नाम से, हाँ जी ये फ़लाँ बादशाह का दौर है, ये फ़लाँ बादशाह का दौर है, तो वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। तो सन 500 550 तक की मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है। तब इंग्लैंड खाली मुल्क था, वहाँ पर कबाइल रहते थे। रोमन्स आए, उन्होंने आबाद किया, उनके दौर को ज़वाल आया। जब वो ज़वाल आया तो कुछ कबाइल जो थे, ज़ाहिरी बात है उनको किसी ने रिप्लेस करना था। तो जर्मनी के नॉर्थ में कुछ कबाइल रहते थे, वो थे एंगल और सैक्सन। वो उस दौर के जर्मैनिक पीपल कहलाते थे। जर्मैनिक टर्म जो है पुराने ज़माने के जर्मन कबीलों के बारे में यूज़ की जाती है। तो बेसिकली ये जर्मन पीपल थे। ये भी उसी तरह फॉरेस्ट ड्वेलिंग क्रिएचर, मतलब फॉरेस्ट ड्वेलिंग जंगलों में रहने वाले लोग थे। ये ऑर्गेनाइज्ड हुए, इन्होंने कश्तियाँ बनाई। जर्मनी और इंग्लैंड जो है उनके दरमियान थोड़ा सा समंदर का फासला है। जर्मनी के साथ साउथ में जो कंट्री लगता है वो है फ्रांस, और फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान 60-70 किलोमीटर का एक छोटा सा समंदरी जो है, एक खाड़ी सी है, एक रास्ता सा है, उसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। उसको पार करें तो आप इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस जो हैं ये इंग्लैंड के बहुत करीब हैं। तो ये जो कबाइल थे इन्होंने वहाँ से मूव किया और ये वहाँ पर आ गए इंग्लैंड में। इन्होंने आकर अपने सेटलमेंट बनाए, उसके साथ साहिल के साथ साथ अपनी बस्तियां बनाई और ये वहाँ रहने लगे। अपने हट, अपनी तिजारत, अपना ये सब कुछ इन्होंने शुरू किया। और ये वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, केल्ट्स और ये, उनका तो वैसे भी रोमन्स लोगों ने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया था, वो वैसे भी बहुत थोड़े रह गए थे। बाकी जो बचे वो इन लोगों के अंडर आ गए, एंग्लो सैक्सन के ऊपर। ये जब ये वहाँ पर गए एंगल और सैक्सन, तो ये एंग्लो सैक्सन कहलाए। वहाँ पर जाके ये लोग जो थे उनके ऊपर इन्होंने हुक्मरानी की और इन्होंने अपनी एक बात, तो वो लोग भी इनके अंडर आ गए और शहरों के अंदर आबाद हो गए। इस तरह एक इंग्लिश नेशन जो है ना आबाद में आई, और इनकी जो ज़बान थी वो इंग्लिश थी। इंग्लैंड, क्योंकि वो कबाइल भी बोलते थे, ये इनकी अपनी भी ज़बान थी कुछ, तो मिक्स होके वो जो लैंग्वेज बनी वो इंग्लिश लैंग्वेज कहलाई। तो इंग्लिश जो है यहाँ से जो है थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये जो थे ये किंग्स थे, ये इनका जो दौर है, आप क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, पहले मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली बताया सन 1 से 550 तक, यानी कि आप देख रहे हैं कि रोमन्स थे। अब रोमन्स जा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है उनकी जगह किसी और ने आना था, तो ये एंग्लो सैक्सन्स आ गए। आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक खोलें, सामने रखें, पीरियड देखें, पीरियड का नाम क्या है, और आगे देखें उसके आगे सन क्या लिखा हुआ है। उस सन को और उस दौर को जहन नशीन कर लें, वो आपके जहन में बैठ जाएगा। यानी कि सन 1 से लेकर 550 तक रोमन्स, 550 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता उनकी आबादकारी शुरू होती है। 600 के बाद से 650 670 से उनकी बादशाहत शुरू हो जाती है बाकायदा। वो इतने ऑर्गेनाइज हो गए कि उन्होंने पूरे इंग्लैंड पर अब कब्ज़ा कर लिया, पूरे इंग्लैंड और पूरे स्कॉटलैंड पर। और यहाँ से जो है अब उनकी
बादशाहत एक किस्म की स्टार्ट हो रही है। अब आप देखते जाएं कि वहाँ पर बादशाहत स्टार्ट हो गई और ये बादशाहत 670 से लेकर 1100 तक चली, ये जो एंग्लो सैक्सन किंग थे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब पावर कमज़ोर हो गई तो ज़ाहिरी बात है दुनिया में ये पावर की शिफ्ट चलती रहती है। एक मुल्क कमज़ोर होता है, दूसरा पावरफुल होता है, कुछ वक्त के बाद वो कमज़ोर हो जाता है, कोई और पावरफुल हो जाता है। इसी तरह जब फ्रांस में जो फ्रेंच लोग थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, यूरोप की पावरफुल तरीन नेशन बन गए। क्योंकि आप ये देखें उस वक्त ये बड़े बड़े एम्पायर थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एंग्लो सैक्सन का जो दौर है ये वही दौर है जिस वक्त इस्लाम अरब में आ रहा था। यानी कि हजूर पाक सल्लम सन 570 में पैदा हुए और 633 में हजूर पाक सल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। उसके बाद से इस्लाम का दौर शुरू हो गया जो कि सन तकरीबन आप कह सकते हैं सन 1100-1200 तक पूरी पावर के साथ दुनिया में राइज रहा। तो एशिया में सबसे बड़ी पावर इस्लाम था और यूरोप में उस वक्त बड़ी बड़ी जो पावर्स थी उनमें सबसे बड़ी पावर जो उभर कर आई वो फ्रांस थी। ठीक है जी, फ्रांस ने अब क्या किया, फ्रांस के नॉर्थ में साउथ में जनूब के अंदर एक इलाका है जो बहुत खूबसूरत इलाका है, वो कहलाता था इलाका नॉर्मंडी। वो आज भी वहाँ पर मौजूद है, आप इंटरनेट पे खोल के उसको सर्च कर सकते हैं। नॉर्मंडी के अंदर जो थे फ्रांस के नवाब और ड्यूक हुआ करते थे, फ्रांस के बादशाह वहाँ से लिए जाते थे, वो ख़ानदान वहाँ पर हुकूमत करता, रोमन कैथोलिक थे। तो ये लोग जो थे इन्होंने नॉर्मंडी से इंग्लिश चैनल जैसे कि मैंने आपको बताया अबूर किया और इंग्लैंड पहुँच गया और वहाँ जाकर अपनी हुकूमत बना ली। तो एंग्लो सैक्सन जो थे, एंग्लो नॉर्मन जो थे, इनकी हुकूमत आप देखें 1100 से लेकर 1500 तक आती है। ठीक है जी, अब आप जहन में रखें 1 से 550-600 तक रोमन्स, 600 के बाद से 1100 तक सैक्सन, एंग्लो सैक्सन, उनको जाके इन्होंने हराया और ये वहाँ पर हुक्मरान बन गए। फिर उसके बाद इन्हीं के अंदर से 2 ख़ानदान उभरे और उन 2 ख़ानदानों ने आपस में जंगें की और उस एक ख़ानदान जो था आखिरी ख़ानदान जो कहलाता था हाउस ऑफ एंजू जो था उसके अंदर से एक और ख़ानदान निकला, वो कहलाया ट्यूडर। जो ट्यूडर ख़ानदान था उस ट्यूडर ख़ानदान की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव थी क्वीन एलिज़ाबेथ, जिसके नाम पे एलिज़ाबेथन एज है। वही एज जिसमें शेक्सपियर लिख रहा था, वही एज जिसे हम उर्फ़ आम में रेनेसांस कहते हैं। तो सबसे पहले जो ख़ानदान आया वो एंग्लो सैक्सन ख़ानदान, फिर एंग्लो नॉर्मन ख़ानदान। एंग्लो नॉर्मन ख़ानदान की एक ऑफशूट थी ट्यूडर फैमिली। ट्यूडर फैमिली के अंदर जो आखिरी मलका थी वो थी क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम पे जो पीरियड बना वो एलिज़ाबेथन एज और रेनेसांस एज था। 1600 तो वो रहा, 1500 से 1600 तक एलिज़ाबेथन एज रही। अब 1601 में क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी वो 1600 कुछ में मेरे ख्याल में भी शायद 1601 तक या कुछ तक इसी दौर में, आप मज़ीद देख लें, कुछ 5-10 साल ऊपर नीचे होंगे। तो वो क्वीन जो थी एलिज़ाबेथ वो मर गई। अब एलिज़ाबेथ जब मर गई तो उस वक्त क्योंकि इंग्लैंड में रिवाज है कि प्रोटेस्टेंट ही जो है ना हुक्मरान बनेगा, तो उस वक्त प्रोटेस्टेंट और कोई नहीं था। तो उसके ख़ानदान की उन्होंने देखते गए तो वो 48वीं पुश्त पे कहीं जाकर जी उनको ये उसके बहन का जो उसकी कज़न का जो बेटा था, बहुत दूर परे की रिश्तेदारी निकली, उसमें जाकर जो है ना उसका एक किस्म का भतीजा टाइप जो था उसका नाम था वो स्टुअर्ट ख़ानदान से था। यानी कि ख़ानदान बाप के नाम पे रखे जाते हैं, नस्लन वो फ्रांस के थे यानी कि, और इनके रिश्तेदार थे मलका एलिज़ाबेथ के। तो अगली जो हुकूमत आई वो कहलाई स्टुअर्ट लोगों की हुकूमत थी, वो बेसिकली स्कॉटलैंड के थे।
तो उनके जो दौर था वो 1600 से शुरू हुआ। जब 1600 से शुरू हुआ तो 1639 तक इंग्लैंड के अंदर एक और तबका पैदा हो गया जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोग थे, और मतलब कि वो एक किस्म का आप कह लें कि वो चाहते थे कि बस किसी तरह जो है ना हम अपना मजहबी नज़रिया और सख्त नज़रियात लेकर पूरी दुनिया पर इस पे इंग्लैंड पे हुकूमत कर लें और इनकी इंग्लैंड से बादशाहत को ख़त्म कर दें। तो वो जो आए वो कहलाए प्योरिटन। अब रेनेसांस ख़त्म होती है क्वीन एलिज़ाबेथ की वफ़ात के बाद सन 1600 तक, 1601 तक। अब सन 1600 से लेकर 1640 तक इंग्लैंड पे स्टुअर्ट ख़ानदान जो था, STUART स्टुअर्ट, तो ये लोग हुक्मरान थे। तो क्या हुआ, जो प्योरिटन जो थे अवाम में से लोग उठे, पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों ने आके बगावत कर दी, बादशाह को पकड़कर, चार्ल्स वन को पकड़कर फांसी पे लटका दिया। जब वो मर गए उसको फांसी पर लटका दिया और उसके सर को वहीं लटकाए रखा, उसकी बॉडी को, और उसको वहाँ हैंग करके लटकाए रखा। तो इस तरह इंग्लैंड में आज तक सिर्फ 20-25 साल के लिए बादशाहत ख़त्म हुई है, और ये दौर कहलाता है इंग्लिश सिविल वॉर। तो ये एज कहलाई प्योरिटन एज। अब इस एज में कौन था, ड्राइडन देखें, उस एज का है सबसे बड़ा नाम जॉन मिल्टन, वो इसका सेक्रेटरी था क्रोमवेल का। क्रोमवेल जो था प्योरिटन लोगों का लीडर था, और इंग्लैंड का जिसे कह सकते हैं एक डिक्टेटर, वाहिद डिक्टेटर जो इंग्लैंड में आया वो वही था। तो वो जो था क्रोमवेल ने हुकूमत कर ली वहाँ पे, इंग्लैंड पे कब्ज़ा करके बादशाह को लटका दिया। अब 1639 से लेकर 1660 तक का जो दौर था वो प्योरिटन एज कहलाई। तो प्योरिटन एज के अंदर अब ये सन आप याद रख लें कि 1600 से लेकर 1660 तक प्योरिटन लोगों की हुकूमत रही, क्योंकि दरमियान में 40 साल 1600 से उतर स्टुअर्ट ख़ानदान की हुकूमत थी, लेकिन हम ख़ानदान के लिहाज से नहीं, अब हम इसको उसके लिहाज से देख रहे हैं, ख़ानदान वही था। अच्छा, अब 1660 में जाकर जो थे उन्होंने कहा, इंग्लैंड वालों ने कहा हम इसके जुल्म व जबर से तंग आ गए हैं, कि एक किस्म का हमने इनको बादशाह के जुल्म से तंग आकर इनका साथ दिया, और अब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने वही जुल्म शुरू कर दिए, भगाओ इनको। तब क्रोमवेल भी मर गया था, उसका बेटा जो था वो रिचर्ड, वो उस वक्त हुक्मरान था वहाँ पे। तो इन्होंने किंग चार्ल्स जिसको फांसी पर लटकाया था, उसके बेटे को जो कि उधर था फ्रांस से, उसको बुलाया, आओ तुम हुकूमत करो। तो वो वापस हुकूमत में आया 1660 में। तो उन्होंने रिचर्ड को हरा कर, इंग्लैंड की आवाम ने मिल के उनको हराया उसके साथ मिलकर, और दोबारा बादशाह बिठा दिया। अब उस बादशाह को बिठाया तो वो क्रोमवेल से भी ज़्यादा जालिम निकला। अब इन्होंने देखा कि यार ये तो उससे भी ज़्यादा जालिम निकला है, इसको भी भगाओ। उसको 8 साल उसने बमुश्किल हुकूमत की, सन 1660 से लेकर 1668 तक। उसके बाद उन्होंने जी फ्रांस के अंदर से उसी बादशाह की, यानी कि वही जो जिस बादशाह को फांसी दे गई उसका बेटा आगे आया, वो उससे भी जालिम था। उन्होंने कहा अब इस जालिम को हटाओ, इसकी बेटी को ले आओ। उसका जो था नाम था क्वीन जो थी वो मैरी, और उसका जो हस्बैंड था विलियम, वो आया। उन्होंने आके रेवोल्यूशन बर्पा किया इंग्लैंड में 1668 में, वो कहलाया ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और उन्होंने आकर उन्होंने कहा अब हम सारा रिस्टोर करेंगे, जो बादशाह पुराने गुजरा था वो सारे गुजर गए, अब हम उसको रिस्टोर करेंगे, अमन और सुकून का दौर ले आएंगे। तो आगे जो एज शुरू हुई, इसलिए ये एज कहलाती है रेस्टोरेशन एज। अब इसमें ड्राइडन भी लिख रहा था, लेटर इस एज में फिर पोप भी आ गया, अलेक्जेंडर पोप। अब यहाँ से सन 1700 तक जो है ये उनकी हुक्मरानी चली। यानी कि आप देखें कि ख़ानदान एक ही आ रहा है,
पहला ख़ानदान एंग्लो सैक्सन, दूसरा ख़ानदान एंग्लो नॉर्मन, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद रेनेसां एज में ट्यूडर ख़ानदान ख़त्म हुआ। तो सन 1600 से लेकर सन 1722 तक 1702 तक सन 1702 तक जाके स्टुअर्ट ख़ानदान की हुकूमत रही। मतलब दरमियान में इंटरप्ट भी हुई कि सिविल वार का दौर आया ये वो, लेकिन फिर भी सन 1702 तक स्टुअर्ट ख़ानदान की हुकूमत रही। अब जब वो क्वीन मैरी और उसका हस्बैंड विलियम आया, पहले मैरी ने हुकूमत की, वो फौत हो गई। उसके बाद विलियम आया, विलियम ने हुकूमत की, विलियम फौत हो गया। अब उसकी एक बहन ज़िंदा थी, क्वीन एन जो थी ANN, क्वीन एन ने यहाँ पर हुक्मरानी की। अब वो उस ख़ानदान की आखिरी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि अब किसको अब जो है बादशाह बनाया जाए। तो फिर इंग्लैंड के लोगों ने, जो बादशाह बाहर से इंपोर्ट करने के बड़े आदी थे, उन्होंने फिर देखा, उन्होंने कहा अब फिर इसके किसी रिश्तेदार को ढूंढते हैं, पर वो हो जो प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक ना हो। तो देखते गए, हाँ इसका भतीजा, इसके भतीजे का भाई, ये वो करते करते वो कहते ये तो सारे रोमन कैथोलिक हैं। 48वीं पोस्ट पे जाके एक बंदा मिला जो जर्मनी में इसकी दूर परे की किसी दादी के थ्रू से कज़न का बेटा क्वीन एन की लगता था। वो उसको बुलाया, उन्होंने कहा आओ जी आओ, अब तुम आकर हम पे हुकूमत करो। वो जर्मनी में रहते थे। वो जर्मनी में जिस इलाके में रहते थे वो इलाका कहलाता था हैनवर। तो ये जो थे हाउस, तो उस बंदे का वो बंदा जो आया वो जॉर्ज था, उसके नाम से जो हाउस था उसका नाम था हाउस ऑफ हैनवर। तो हाउस ऑफ हैनवर की हुकूमत आ गई। अब हाउस ऑफ हैनवर की जो हुकूमत आई तो उसके अंदर आप देख लें कि वो सन 1700 कुछ से शुरू हो जाती है हाउस ऑफ हैनवर की हुकूमत। तो हाउस ऑफ हैनवर की हुकूमत रही 1830 तक, ठीक है। और इस दौर में सन 1700 के बाद, 1700 जो थी वो रेस्टोरेशन एज थी। 1700 के बाद रेस्टोरेशन एज जो थी वो क्लासिक, मतलब वो थी तो क्लासिकल एज बेसिकली, कि उसके अंदर एज ऑफ पोप आ जाती है, एज ऑफ जॉनसन आ जाती है, और ये चल रही है। फिर रोमांटिक एज शुरू हो जाती है, ख़ानदान वही हुकूमत कर रहा है, दरमियान में मुख्तलिफ़ एजेस आ रही हैं। अब रोमांटिक एज सन 1798 से शुरू होकर 1824 तक रोमांटिक एज जा रही है। उसमें जी क्या हुआ कि अब वो जो ख़ानदान था हाउस ऑफ हैनवर, वो 1830 तक आके उसके जो सारे बादशाह थे उन्होंने अपनी जर्मन शहरियत ख़त्म कर दी, और उनके बेटे पोते अब इंग्लैंड में पैदा होने लगे। जब वो इंग्लैंड में पैदा होने लगे तो उन्होंने इंग्लैंड में वो जिस जगह रहते थे उस जगह की निस्बत अपने ख़ानदान का नाम चेंज कर लिया, और अपने ख़ानदान का नाम रख लिया हाउस ऑफ विंडज़र, जो कि क्वीन विक्टोरिया थी, विक्टोरियन एज वाली। विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोरिया के नाम पर है। क्वीन विक्टोरिया का जो ख़ानदान था वो बैक से हाउस ऑफ हैनवर था। हैनवर ख़ानदान की औलाद में से थी क्वीन विक्टोरिया, और उस क्वीन विक्टोरिया ने आकर अपने हाउस का नाम हाउस ऑफ विंडज़र रख लिया। तो क्वीन विक्टोरिया 1836 में मलका बनी थी इंग्लैंड की, और 1836 से लेकर 1901 में जब वो मरी, उस दौर तक जो एज कहलाई वो विक्टोरियन एज थी। मैं ये सारी बातें, आपको सर में दर्द हो रहा होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद रखें, हर एज का नाम, हर एज और हर दौर की सियासत भी आपको पता हो, हिस्ट्री भी पता हो, और ये सारे जो एजेस हैं ये उन्हीं बादशाहों के नाम से पहचानी जाती हैं। तो उसके बाद हाउस ऑफ विंडज़र की हुकूमत आ गई, और हाउस ऑफ विंडज़र अभी तक इंग्लैंड के ऊपर हुक्मरान है। अब जो मौजूदा मलका है एलिज़ाबेथ II, जो 93 साल की है और 2 लीटर रोज़ाना शराब पीती है और अभी तक ज़िंदा है, और वो जो है हाउस ऑफ विंडज़र में से है। अच्छा जी, विक्टोरियन 1901 में मलका विक्टोरिया मर गई, और 1901 के बाद जी मॉडर्न एज शुरू हो गई। मॉडर्न एज जो है 1960 तक चली, मॉडर्न एज ख़त्म हुई। उसके बाद से
पोस्ट मॉडर्न एज 1960 से शुरू हो गई और पोस्ट मॉडर्न एज अभी तक चल रही है। इंग्लैंड में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है और हाउस ऑफ विंडसर भी यहाँ पर हुक्मरानी कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखें। ये मुख्तसर तरीन हिस्ट्री थी।